Guys, next topic is reversal of impairment loss. अब पहले मैं इसको रब कर दूं सारा, which is not required now. अब impairment of loss, so impairment sorry reversal of impairment loss. अब इसका मतलब क्या है, पढ़ते हैं इसको, then we'll analyze. The calculation of impairment losses is based on predictions of what may happen in the future. Sometimes actual events turn out to be better than predicted. If this happens, the recoverable amount is recalculated and the previous written down is reversed. मतलब अगर हमने किसी एसेट को पहले इम्पेयर कर दिया और उसकी वैल्यू कम कर दी और हमने प्रॉफिट एंड लॉस में उसके लिए लॉस दिखा दिया कि वैल्यू कम होगी, और बाद में क्योंकि हमने एंटिसिपेट किया था कि शायद इस साल उसकी वैल्यू कम होगी, नहीं है उसमें, वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उस एसेट के, बट आगे जाके पता चला कि नहीं, उसके बेनिफिट हमें मिल रहे हैं, वो मशीन ठीक है, इसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई थी बट हमारी मशीन की वैल्यू उतनी रही, कम नहीं हुई. सो इन दैट केस हमें ये लॉस को रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करने का मतलब है उस साल हम इसको अपनी इनकम दिखा देंगे या प्रॉफिट दिखा देंगे. ठीक है, जिस साल लॉस था अगले साल हम उस चीज़ को अपनी इनकम दिखा देंगे. तो आगे, इम्पेयरमेंट एसेट शुड बी रिव्यूड एट ईच रिपोर्टिंग डेट. जो भी एसेट हमारा इम्पेयर हो चुका है, जो भी हम इम्पेयर्ड वैल्यू पे दिखा रहे हैं, उस एसेट को हमें हर साल रिपोर्ट करना है टू सी वेदर देयर आर इंडिकेशन दैट इम्पेयरमेंट हैज़ रिवर्स्ड. A reversal of an impairment loss is recognized immediately as income in profit and loss account. If the original impairment was charged against revaluation surplus, it is recognized as other comprehensive income and created a revaluation surplus. मतलब इसका क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस में 2 लाख हमारे पास पड़े थे और एसेट को जब हमने इम्पेयर करा तो उसमें लेट से हमारा 1,80,000 का लॉस हो गया. तो मैंने बताया था जब हमारा लॉस होता है हम पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट करते हैं. तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऑलरेडी हमारे पास 2 लाख पड़े थे, तो 2 लाख में से हमने 180 माइनस कर दिया, 20,000 अभी भी रीवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा है. अब हमने जो इम्पेयरमेंट लॉस सेट ऑफ किया है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस से करा है, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस नहीं दिखाया. अब आगे अगर इस एसेट की वैल्यू बढ़ गई और सोचो ये तो पहले लॉस था, आगे हमें पता चला कि नहीं, हमने काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखा दिया, हमें 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है. तो पॉइंट ये है, जब इस लॉस को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया ही नहीं था तो हम इस प्रॉफिट को भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाएंगे और इस प्रॉफिट को हम दोबारा से रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड कर देंगे और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखा देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 80,000 नहीं आएगा. अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस ना होता, अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस ना होता, यहाँ पे ये ना होता, तो क्या होता, ये सारा का सारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते लॉस. तो जब हमें पता चला कि 80 का प्रॉफिट हो गया, ये पूरा का प्रॉफिट हमारा इनकम बन जाता प्रॉफिट एंड लॉस में. बट अगर हमारा ऑलरेडी रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है, देन इन दैट केस हमने लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया ही नहीं. तो अगले साल जो हमारा जो हमें प्रिडिक्शन से प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा. इट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट रीवैल्यूएशन ओनली. ठीक है गाइस, सो ये कॉन्सेप्ट है, इसके जब 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, बट आई बिलीव तुम्हें यहाँ से भी समझ आ चुका होगा. द रिवर्सल मस्ट नॉट टेक द वैल्यू ऑफ एसेट अबव इट्स डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिक कॉस्ट. मतलब इसको हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, कि अगर मान लो एसेट की वैल्यू पहले थी 2 लाख, हमें पता चला कि अगले साल प्रिडिक्ट करके कि यार एसेट की वैल्यू तो हमारी 170 रहने वाली है, हमने 170 निकाल के 30 का अपना लॉस दिखा दिया. अब आगे जाके पता चला कि ये एसेट की वैल्यू तो मार्केट में 220 है. अब 220 है तो देखा जाए, हमने बुक्स में दिखाई है 170 की, मार्केट में 220, तो देखा जाए तो हमें 50 का प्रॉफिट हो रहा है. बट ये था हमारा कैरिंग अमाउंट. मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था हमारा एक प्रूडेंस अप्रोच, कि प्रॉफिट को कभी भी एंटिसिपेट ना करो. हमारा अगर बुक वैल्यू ही 2 लाख है तो हम 2 लाख से ऊपर की वैल्यू बुक्स में नहीं शो करेंगे, मैक्सिमम 2 लाख ही शो करेंगे. दैट मीन्स इम्पेयरमेंट से अगर हमें प्रॉफिट होता है
तो दैट प्रॉफिट कैन बी अप टू मैक्सिमम ऑफ द कैरिंग अमाउंट। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो हम अपना प्रॉफिट दिखाएंगे 30,000 और बुक्स में दोबारा से वैल्यू कर देंगे 2 लाख एंड नॉट 2,20,000। चाहे हमारी मार्केट वैल्यू 2,20,000 है, बट हम बुक्स में दिखाएंगे मैक्सिमम जितना हमारा कैरिंग अमाउंट था, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा ही था कि अगर कैरिंग अमाउंट बुक्स का ज़्यादा है और रिलाइजेबल वैल्यू कम है तो हम रिलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे, और अगर हमारी रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है, अगर रिकवरेबल वैल्यू ज़्यादा है हमारी, तो उसका तो कुछ भी नहीं करना उस प्रॉफिट का, फिर तो कैरिंग अमाउंट पे ही चलता रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम जो हम वैल्यू दिखाएंगे दैट विल बी दी कैरिंग अमाउंट। आगे, द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फ्यूचर पीरियड शुड बी रिवाइज टू रिफ्लेक्ट द चेंज इन कैरिंग अमाउंट। तो आगे की डेप्रिसिएशन हमें फ्यूचर पीरियड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे इसको भी पढ़ लेते हैं। एन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स्ड इन सब्सिक्वेंट पीरियड। अगर इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल में हमने करा है तो उसको हम कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे। द रीजन फॉर दिस इज दैट वंस परचेज गुडविल हैज बिकम इम्पेयर्ड, any subsequent increase in recoverable amount is likely to be an increase in internally generated goodwill rather than the reversal of impairment loss recognized in the original purchase goodwill. Internally generated goodwill cannot be recognized. इसका मतलब क्या है? This is also very important point. अगर हमारा जो एसेट था दैट वाज गुडविल, और गुडविल कौन सी? परचेज गुडविल। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज परचेज गुडविल। अगर बुक्स में परचेज गुडविल थी और उसकी वैल्यू इम्पेयर होगी और हमने लॉस बुक कर दिया, ठीक है, ध्यान से, अगर हमारे पास परचेज गुडविल थी और उस गुडविल की वैल्यू कम हो गई उस बिजनेस की, तो उस केस में हम अपना इम्पेयरमेंट लॉस दिखा देंगे। अब आगे जाके अगर इस गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, आगे जाके अगर इस गुडविल की वैल्यू बढ़ गई, तो बेसिकली ये जो अब परचेज गुडविल क्या होता है कि हमने कोई और बिजनेस परचेज करा था एक्स्ट्रा अमाउंट देके, याद है। और इंटरनली जनरेटेड क्या गुडविल होती है? हमारी फर्म की वैल्यू, हमारी फर्म की गुडविल। ये होता है कोई और बिजनेस हमने एक्स्ट्रा अमाउंट देके परचेज करा था, दैट इज गुडविल। सो पॉइंट ये है, अगर हमने गुडविल की, परचेज गुडविल की वैल्यू कम कर दी और आगे जाके गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जो वैल्यू इंक्रीज गुडविल की होती है ना, वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल की होती है। वो इंटरनली जनरेटेड, यहां से कर लेता हूं, वैल्यू इंक्रीज होती है जो हमारी बिजनेस की है, ना कि जो बिजनेस हमने परचेज करा था उसके अमाउंट की। तो ये तुम्हें सिर्फ क्रक्स क्या याद रखना है, परचेज गुडविल कभी भी प्रॉफिट नहीं दे सकती। परचेज गुडविल या तो कम होगी या उतनी रहेगी, कभी भी ये इंक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्रीज जो होगी वो हमारी फर्म की इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, और इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो हमारी बुक्स में आती ही नहीं है, वो तो हम बुक्स में शो ही नहीं करते, ठीक है। सो इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल का होगा वो हम शो करेंगे, बट अगर इम्पेयरमेंट प्रॉफिट है उसको कभी भी रिवर्स नहीं करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल कैन नॉट बी रिवर्स। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये लाइन तुम्हें मेन याद रखनी है, ठीक है। और कोई एक्सप्लेनेशन पूछे तो यू विल से बिकॉज द इंक्रीज इन वैल्यू इज नॉट बिकॉज ऑफ द परचेज गुडविल, इट इज बिकॉज ऑफ द internally generated goodwill, and internally generated goodwill is not recognized in the balance sheet, so therefore increase in goodwill will not be shown in the balance sheet. अब आता है इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट रिवर्सल। अब इम्पेयरमेंट का रिवर्सल का इंडिकेटर्स क्या है, हमें कब वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके क्या क्या होते हैं? इंक्रीज इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, फेवरेबल चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, कि फेवरेबल चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आई थी वो फेल होगी तो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी पे आ गए, तो नई टेक्नोलॉजी आई थी, हमने वैल्यू कम कर दी, बट वो टेक्नोलॉजी हमारी फेल हो गई, तो ऑब्वियसली पुरानी टेक्नोलॉजी चलेगी अब, वो चीज़। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इससे भी प्रेजेंट वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। इंटरनल इंडिकेटर्स आर इम्पेयरमेंट रिवर्सल आर फेवरेबल चेंजेस इन यूज़ ऑफ एसेट, कि अब एसेट हमें लग रहा है, गाड़ी हमें लग रहा था कि 5 साल ही चलेगी, बट 2 साल बाद पता चला कि नहीं यार, ये हमने पहले कम कर दी उसकी वैल्यू कि 5 साल ही चलेगी, 2 साल बाद पता चला कि यार ये तो 5 साल और चल जाएगी, दैट मीन्स वैल्यू बढ़ जाएगी। इम्प्रूवमेंट इन एसेट्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस,
बेसिकली जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी थी उनका उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बॉक्सर परचेज्ड a non-current asset on 1st January 2001 at a cost of 30,000. At that date, the asset has an estimated useful life of 10 years. So that means depreciation each year कितनी हो जाएगी? 30,000 divide by 10, 3,000 each year. At that, अच्छा, Boxer does not revalue this type of asset but accounts it on the basis of depreciated historical cost. मतलब ये हमेशा उसको कैरिंग अमाउंट में दिखाता है, इसको रीवैल्यू नहीं करता। हम रीवैल्यू नहीं करते एसेट को, कैरिंग अमाउंट पे दिखाते हैं। At 31st December 2010, the asset was subject to impairment review and had a recoverable amount of 16,000. 31st December 2002 को इसका recoverable amount बन गया 16,000। अब पॉइंट ये है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 31st December 2002 को इसका कैरिंग अमाउंट कितना है। तो 30 हमारी 1st Jan 2001 को इसकी वैल्यू थी 30,000। ईयर एंड होगा हमारा 31st December, सो 30, क्योंकि ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन होती है या इम्पेयरमेंट होती है। तो 31st December 2001 को डेप्रिसिएशन लग जाएगी 3,000। 31st December 2002 की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो आज की इसकी वैल्यू आ गई दैट इज 24,000। तो कैरिंग अमाउंट ऑन 31st December 2002 इज 24,000 और इम्पेयरमेंट के बाद पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट इज 16,000। अब हम 16,000 अपनी बुक्स में दिखाएंगे। तो 24 माइनस 16, 8,000 का हमारा लॉस हो गया, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन के बारे में कि रीवैल्यूएशन सरप्लस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। At 31st December 2005, the circumstances which caused the original impairment to be recognized have reversed and are no longer applicable. The result is that recoverable amount is now 40,000. अब ध्यान से सुनना guys, this is very important point. आगे क्या हुआ 2005 में हमें पता चला कि एसेट की हमारी जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी 40,000। एसेट की कितनी वैल्यू होगी हमारी 40,000। तो मतलब पुरानी जो वैल्यू हमने कम की थी, एक तो वो सारा लॉस हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड हमारे एसेट की वैल्यू होगी 40,000। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 31st December 2015 का इसका कैरिंग अमाउंट क्या है। 31st December 2015 का कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट। ये बहुत ध्यान से देखना गाइस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट जॉब मैं करने वाला हूँ। अच्छा, पहले मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें समझ आ चुका है। तो हमें पता है हमारा 8,000 का प्रॉफिट एंड लॉस था और 31st December 2002 को इसका कैरिंग अमाउंट हमने कर दिया 16,000। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। आई एम शिफ्टिंग इट हेयर, ताकि अगर रेफरेंस लेना हो तो हम यहाँ से ले सकें। ठीक है, सो हमें पता है कि 31st December 2002 को इसकी कैरिंग अमाउंट हमने कितनी दिखाई थी 16,000। अब 2 साल पहले जब हमने इसको परचेज किया था, इसकी लाइफ थी कितनी 10 ईयर्स। 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी 16। तो अगर मैं एसेट को कैरी करूं एट impaired value, so at impaired value 31st December 2 को इसकी वैल्यू है 16,000 और यूजफुल लाइफ इसकी पहले थी 10 ईयर्स, 2 साल चल चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ रहेगी 8 ईयर्स। मैंने बताया था डेप्रिसिएशन हर बार कैलकुलेट होती है। तो 8 ईयर्स, तो 16,000 डिवाइड बाय 8, दैट मीन्स नाउ द डेप्रिसिएशन विल बी 2,000 ईच ईयर। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मैं इम्पेयर्ड वैल्यू को कैरी करता हूं टिल 31st December 2015, तो मेरी क्या कैरिंग अमाउंट आता है एज पर इम्पेयर्ड वैल्यू। सो एट इम्पेयर्ड वैल्यू ये मैंने इम्पेयर कर लिया था, तो माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 13, मतलब डेप्रिसिएशन फॉर 3, 2 तो पूरा निकल गया। सो 2,000 डेप्रिसिएशन फॉर 2004, 2,000 depreciation for 2005, this is also 2,000। so that means आज की डेट में
कैरिंग अमाउंट जो मेरी बुक्स में बचेगा इम्पेयरमेंट वाला, दैट विल बी 10,000। मतलब आज की डेट में अगर मैं इम्पेयर्ड वैल्यू को कंटिन्यू करता तो मेरा कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005 इस डेट को मेरा जो कैरिंग अमाउंट इम्पेयर्ड वाला आ रहा है दैट इज 10,000। समझ आएगा इस मैंने क्या किया, रिकैलकुलेट की डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करने के बाद मैंने जिस दिन मेरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है उस दिन कैरिंग अमाउंट निकाल दिया एट इम्पेयर्ड वैल्यू। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कि अगर सोचो एसेट इम्पेयर्ड ना होता, ये इम्पेयरमेंट ना होती, ये वाला पार्ट कुछ होता ही ना, क्योंकि हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी कि एसेट को कभी भी हम कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा, जो उसका ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है उससे ज़्यादा का नहीं दिखा सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डेट को उसका ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट क्या होता। अब ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, परचेज किया था 30,000, डेप्रिसिएशन पर ईयर वॉज 3,000, हमने इसको परचेज किया था 2001 में फॉर 30,000, डेप्रिसिएशन इज 3,000 पर ईयर, और एसेट कितने साल यूज हुए, 5 साल, तो 1 2 3 4 5 इंटू 5 दैट मीन्स 15,000। सो कैरिंग अमाउंट हमारा कितना आ गया, 30,000 माइनस 15,000, दैट मीन्स ओरिजिनल जो कैरिंग अमाउंट है मेरा, तो मैं यहां लिख देता हूं ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट अगर मैं इंपेयरमेंट दिखाता ही ना तो कितनी होती, 15,000। सो कैरिंग अमाउंट एज पर इम्पेयर्ड वैल्यू मेरी आ रही है 10,000, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट होती ही ना तो मेरी कितनी आ रही है, 15,000। ठीक है, तो पहले 2002 में हमने क्या किया था, जो हमारा 8,000 का लॉस था वो हमने बुक्स में लॉस दिखा दिया। अब 2005 में हमारी कैरिंग अमाउंट एज पर इम्पेयर्ड वैल्यू इज 10,000, और हमें एसेट को, अब पुरानी इंपेयरमेंट सारी खत्म होगी इसमें लिखा हुआ है, बल्कि एसेट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बढ़ गई उसका हमें कुछ नहीं करना बुक्स में, लेकिन पुरानी इंपेयरमेंट सारी रिवर्स होगी। दैट मीन्स आज की डेट में हमें प्रॉफिट कितना होगा, ये 8,000 नहीं होगा गाइज, ये याद रखना, हम 8,000 को नहीं ऐड करेंगे। हम ये देखेंगे कि जिस डेट को दोबारा से इंपेयर रिवर्स हुआ है उस डेट की इंपेयर्ड वैल्यू का कैरिंग अमाउंट और ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट उनका डिफरेंस, तो 15,000 माइनस 10,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5,000। ठीक है, प्रॉफिट विल बी 5,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो ये अब तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एट, ये लिख लेना बुक में, एट द ईयर ऑफ रिवर्सल प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी कैरिंग अमाउंट एट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट एट द ईयर ऑफ रिवर्सल प्रॉफिट क्या होगा, कैरिंग अमाउंट एट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट एट इंपेयर्ड वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि रिवर्सल के टाइम पे कितना हमारा प्रॉफिट हम बुक्स में शो करेंगे, कैरिंग अमाउंट एट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस कैरिंग अमाउंट एट इंपेयर्ड वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इंपेयर्ड वैल्यू, ये इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है गाइज, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें अच्छे से याद करने पड़ेंगे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो इनको देख लो और अच्छे से समझ लो। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन ना समझ आए आई वुड रेकमेंड कि 1 से 2 बार देख लेना, समझ आ जाएगा, 2 से 3 बार भी देखना पड़ सकता है क्योंकि दिस इज समथिंग टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल, तो 2 से 3 बार देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल पार्ट था, और जिस दिन हमें रिवर्स करना है प्रॉफिट कितना आएगा, कैरिंग अमाउंट एट ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइनस कैरिंग अमाउंट एट इम्पेयर्ड वैल्यू ऑन दैट डेट। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं, इट्स अ बिग सॉल्यूशन। अब आता है कैश जनरेटिंग यूनिट्स। सो अब आता है गाइस कैश जनरेटेड यूनिट्स यानी CGU। अब CGU बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कई यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करते, इम्पेयरमेंट लॉस, हम पूरा ग्रुप देखते हैं। जैसे देयर आर 5-6 एसेट्स, उन टोटल एसेट्स की वैल्यू लेट से $1,000 है, या लेट से $1,00,000 है, इन सारे एसेट्स की वैल्यू, ग्रुप ऑफ एसेट्स है। इन ग्रुप ऑफ एसेट्स को जब हमें पता चला कि आगे जाके, अब जैसे हमने एक पढ़ा था वैल्यू फॉर यूज़, उसका मतलब क्या होता है
कि कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो कैश इनफ्लो जो पूरे प्रोजेक्ट से आएगा, दैट प्रोजेक्ट विल इंक्लूड ऑल दी एसेट्स। ऐसा तो नहीं एक स्पेसिफिक मशीन से आएगा, क्योंकि हम मशीन को बायफिकेट नहीं कर सकते ना। अगर 3 मशीन्स हैं और 2 अलग टाइप की मशीन्स हैं, कार है, तो वो सारी चीज़ें इस चीज़ में यूज़ होती हैं। सो पॉइंट क्या होता है, कैश जनरेटेड यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे हमारी पूरी यूनिट को रीवैल्यू किया जाता है या इम्पेयर किया जाता है, उस केस में हमारी कैलकुलेशन क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल पूरी यूनिट हमारी टोटल है 1 लाख, और आगे जाके पता चला कि कैश इनफ्लो आउटफ्लो करके जो वैल्यू यूज़ आ रही है दैट इज़ 80,000 तो हमारा 20,000 का लॉस हो गया। तो ये तो पता है कि 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, दिस इज़ राइट। अब पॉइंट ये है कि हम अब सारे एसेट्स की वैल्यू अलग अलग है, किसी की 10,000 20 30 20 होगी अलग अलग। उन एसेट्स को 20,000 में से कितना कितना कम करें, बुक्स में तो वैल्यू कम करके दिखानी पड़ेगी ना। अब उनको हम कितना कितना कम करेंगे वो कैलकुलेशन यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा एसेट था 2,000 का, एक 3,000, एक 10,000, एक 50,000, एक 30,000, ठीक है। तो इसकी पूरे की टोटल कितना आ गया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ टोटल 1 लाख। आगे जाके पता चला कि इसकी जो इम्पेयर्ड वैल्यू रहेगी पूरे इसकी यूनिट की, वो रहेगी 80,000। अब हमें ये तो पता है कि 20,000 का लॉस हो गया, ठीक है। अब ये 80,000 इनमें कैसे बायफिकेट होगा, हाउ विल बी बायफिकेट दिस, कि इसको कितने से कम करूंगा मैं 2,000 वाले को, 50,000 को कितने से कम करूंगा। तो सिंपल सा मतलब है, इसको हम करेंगे प्रो रेट। प्रो रेट कैसे, ध्यान से, 2,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 2,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, या ऐसे प्रोरेट कर लो, या देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रोरेशन, एक नहीं है, देर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रोरेशन। इन्होंने जो प्रोरेट किया हुआ है वो अलग तरीके से किया हुआ है, बट तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो करा हुआ है मैं वैसे तुम्हें वही प्रेफर करूँगा, ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने क्या है, तुम्हें लॉस कितना हो रहा है 20,000। अब 20,000 का जो लॉस है वो किस एसेट से कितना हो रहा है, तो इसको टोटल था 1 लाख, टोटल कितना था तुम्हारा 1 लाख। सो 20,000 इंटू, अब इस 20,000 में इसका कितना होगा हिस्सा, तो 20,000 जो हमारा लॉस है इंटू, सॉरी गाइस मुझे कॉल आ गया था छोटा सा। तो 20,000 जो हमारा लॉस है उसमें इसका कितना रोल होगा, इट विल बी 2,000 डिवाइडेड बाय टोटल, 2,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो 20,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये हो जाएगा 400। तो इसमें से 400 माइनस कर देंगे, ये 20,000 में से 400 का इसका लॉस है, तो रिमेनिंग रह गया 1,600। ऐसे भी कर सकते हैं, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख, 2,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो ये वैल्यू आ जाएगी 16। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा यहाँ से मैंने करा है, दिस इज़ योर कॉल, ठीक है। बट मैं कहूँगा लेट्स फॉलो दी बुक मेथड। तो 20,000 हमारा लॉस था, उस लॉस में इस एसेट का कितना था 2,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब अगर मैं देखता हूँ इस 3,000 वाले का क्या था, तो 20,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाय 1 लाख, ये तो था 1,600, ये हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 3,000, दिस इज, इसमें से 600 माइनस हो जाएंगे, तो हमारा रह जाएगा ये 2400 सॉरी। देन नेक्स्ट 10,000, सो इसमें से 2,000 माइनस हो जाएंगे, यहीं से मुझे दिख रहा है, तो ये रह जाएगा 8,000। अब 50,000, 20,000 इंटू 50 डिवाइड बाय, तो आधा 10,000, तो माइनस 10,000, तो ये रह जाएगा 40,000। और 30,000, तो यहाँ आ जाएगा 30, सो 0.2 इंटू 30 माइनस 6,000, सो ये रह जाएगा 24,000। अब अगर हम इसका सारे का टोटल करेंगे, एक बार कर लेते हैं, 1,600 प्लस 2,400 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000, सो दैट इज 76 आ रहा है, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, जस्ट लेट मी चेक गाइस, सॉरी गाइस छोटी सी गड़बड़ थी। ये टोटल 1 लाख नहीं आ रहा, इसमें 5,000 और आएगा, तो मैं 5,000 और ऐड कर लेता हूँ, सॉरी ठीक है।
तो ये 24,000, ये टोटल मेरा 1 लाख नहीं आ रहा था, मैंने 5,000 लिखना मिस कर दिया था। तो 5,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये इसमें से 1,000 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4,000। अब जो मेरा टोटल आएगा दैट विल बी 80,000। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो हमारा लॉस हो रहा है उसको इन सारे एसेट्स में प्रोरेट करना पड़ेगा। ये होता है हमारा CGU। तो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी जल्दी से। When assessing the impairment of assets, it will not always be possible to base the impairment review on individual assets. The value in use calculation may be impossible on a single asset because the individual asset does not generate distinguishable cash flow, जैसा मैंने बताया था। In this case, the impairment calculation should be based on CGU. तो CGU क्या होता है? A smallest identifiable group of assets that generates cash inflow that are largely independent of the cash inflow from other assets. ठीक है, कि बेसिकली स्मॉलेस्ट ग्रुप जो दूसरे एसेट से इंडिपेंडेंट होता है उन एसेट से, कि उसको सिर्फ अपने हम उसके उस पूरे ग्रुप के अलग से देख सकते हैं कि कितना उसमें से कैश फ्लो आएगा। ठीक है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अदर एसेट्स, वो अपना एक ग्रुप है पूरा। तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, जैसा मैंने बताया था सेम वही चीज़ है। द इम्पेयरमेंट कैलकुलेशन इज डन बाय अज्यूमिंग कैश जनरेटेड यूनिट एज वन एसेट, comparing carrying amount of CGU to the recoverable amount. Previously, impairment exists where carrying amount exceeds the recoverable amount. Same way यहाँ पे भी carrying amount of CGU अगर ज़्यादा है, recoverable amount कम है, तो हम recoverable amount अपनी बुक्स में शो करेंगे। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। Deal with any specifically impaired asset first. Specifically impaired assets को हमने सबसे पहले डील करना है, देन इम्पेयर दी CGU। अब ये पॉइंट क्या है, ये मैं तुम्हें प्रैक्टिकल से क्लियर समझाऊंगा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 रिक्वायर्स एन इम्पेयरमेंट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू CGU शुड बी एलोकेटेड टू दी रिटर्न डाउन एसेट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब जो भी हमारा लॉस हो रहा है सबसे पहले हम परचेज गुडविल से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद सारे अदर एसेट्स इंक्लूडिंग CGU उनको करेंगे हम प्रोरेट, जैसा मैंने प्रोरेट करा था। मतलब जो भी लॉस हो रहा है पहला जो भी हमारे को वैल्यू गिवन है वो परचेज गुडविल की यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो भी लॉसेस हो रहे हैं मतलब परचेज गुडविल की वैल्यू हमारी चेंज होगी, बाकी सबको हम प्रोरेट कर देंगे। नो इंडिविजुअल एसेट शुड बी रिटर्न डाउन बिलो इट्स रिकवरेबल अमाउंट। दिस मीन्स दैट अनलेस स्पेसिफिकली इम्पेयर्ड, अगर किसी एसेट के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया कि उसको इम्पेयर करना है। करंट एसेट्स आर अनलाइकली टू बी इम्पेयर्ड, करंट एसेट्स को हम इम्पेयर नहीं करते एज दे आर ऑलरेडी लाइकली टू बी कैरिड आर देयर रिकवरेबल अमाउंट। जैसे स्टॉक होता है ये सब, उनका तो हमने वैसे भी पढ़ लिया, इम्पेयरमेंट में आता ही नहीं है वो। इन्वेंट्री एज नोटेड इट आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 36, तो हमें इस चीज़ का देखना ही नहीं है करंट एसेट, हम तो हमेशा नॉन करंट एसेट को लेते हैं। तो दैट मीन्स ग्रुप के अंदर सिर्फ नॉन करंट एसेट आते हैं, करंट एसेट ग्रुप में नहीं आते। याद रखना, करंट एसेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप, नॉन करंट एसेट हमारे ग्रुप में आते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे तुम्हें जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हमें बोला गया है SEBB कंपनी रन्स अ यूनिट दैट सफर्स अ मैसिव ड्रॉप इन इनकम ड्यू टू द फेलियर टेक्नोलॉजी ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उसको हमने इम्पेयर कराए। द फॉलोइंग कैरिंग अमाउंट वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इमीडिएटली प्रायर टू इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट से बिल्कुल पहले मतलब 1 जनवरी को हमारे एसेट्स का जो कैरिंग अमाउंट है वो है इतना। द रिकवरेबल वैल्यू ऑफ यूनिट्स इज एस्टिमेटेड एट 85 million। द टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस फॉलोइंग इट्स कंप्लीट फेलियर। मतलब टेक्नोलॉजी पूरी वर्थलेस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की वैल्यू 0 हो चुकी है। द अदर नेट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, इट इज कंसिडर्ड दैट कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर नेट एसेट इज रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन टू देयर नेट रियलाइजेशन। मतलब जो अदर एसेट्स हैं, जो अदर नेट एसेट्स हमारे हैं, दैट इज inventory and receivables, it is considered that the carrying amount of other net assets is a reasonable representation of their net realizable value। मतलब ये जो एसेट है अदर नेट एसेट, ये तो जो वैल्यू हमें दिख रही है यही इनकी रिलायजेबल वैल्यू है, ये कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नहीं होता। अदर नेट एसेट तो हमेशा वैसे भी रिलायजेबल वैल्यू पे ही शो होते हैं। दैट मीन्स इस पे तो इम्पेयरमेंट लगेगी नहीं,
इस पे तो इम्पेयरमेंट लगेगी ही नहीं हमारी। आगे गुडविल। अब गुडविल के बारे में क्या लिखा है गाइस, इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले जितना भी हमारा लॉस होता है, सबसे पहले जितना भी हमारा लॉस होता है हम पूरी पूरी गुडविल ख़त्म करेंगे। जितना भी हमारा लॉस होता है सबसे पहले हम पूरी पूरी गुडविल ख़त्म करेंगे, बाकी जो बचा हुआ लॉस होता है वो प्रोरेट होता है। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ लॉस होता है वो प्रोरेट। अब ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये कॉन्सेप्चुअली समझना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा लॉस कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ इम्पेयर्ड वैल्यू। ध्यान से देखना गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पेयर्ड वैल्यू। सबसे पहले मुझे बोला गया है कि जो भी मेरा लॉस होता है, अब 85 मिलियन आज की वैल्यू है, पहले जो मेरी वैल्यू थी 20 + 5 + 10 + 50 + 30 + 40 दैट इज़ 155। पहले थी वैल्यू 155, आज है 85, दैट मीन्स मेरा लॉस कितना हो रहा है 70। तो टोटल मेरा जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 70 का। मुझे टोटल लॉस पता है, जैसे मैंने ऊपर करा था, टोटल लॉस इज 70, टोटल ये है, और टोटल इम्पेयर्ड वैल्यू मेरी आ रही है 85। आई नो दिस। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम गुडविल पूरी ख़त्म करेंगे, तो गुडविल में पूरा मैं इसको लॉस कर दूंगा 20 और इम्पेयर्ड वैल्यू हो जाएगी 0। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारी ग्रुप की इम्पेयरमेंट होती है तो सबसे पहले हम सारा गुडविल ख़त्म करते हैं, तो गुडविल पूरी पूरी लॉस में आ गई। लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी इज़ वर्थलेस, मतलब टेक्नोलॉजी भी पूरी ख़त्म होगी, ये भी 0 होगी। आगे हमने नेट एसेट्स का पढ़ा था कि 40 जो हैं ये ऑलरेडी रिलायजेबल वैल्यू पे शो हो रहे हैं, दैट मीन्स इनकी इम्पेयरमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि अदर नेट एसेट्स रिलायजेबल वैल्यू पे ही शो हो रहे हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि करंट एसेट्स तो उसी वैल्यू पे शो होते हैं जो बुक्स में हैं, तो दैट मीन्स रिलायजेबल वैल्यू इज सेम एज इनकी इम्पेयर्ड वैल्यू या बुक वैल्यू, तो 40 सेम रहेगा। दैट मीन्स 70 में से, ध्यान से सुनना गाइस, 70 में से 25 तो यहीं यूज़ हो गया, तो 70 - 25 हमारा लॉस रह गया 45। अब ये जो 45 है ये हमें इन तीनों में एलोकेट करना है। ये जो 45 का हमारा लॉस हो रहा है, अब हमें ये तो पता नहीं कि ब्रांड्स में कितना लॉस है, लैंड में कितना लॉस है, बिल्डिंग में कितना है, ये तो पता नहीं। तो ये जो 45 इन तीनों के लिए लॉस है, हमें इन तीनों में बाइफरकेट करना है। तो 50 + 10 60 90, सो टोटल इज 90। तो लॉस फॉर ब्रांड्स विल बी 45 टोटल था इन तीनों का, तो 45 × 10 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल 90। सो ये हो जाएगा, इसका मैं माइनस करूंगा 5, सो 45 × 50 डिवाइड बाय 90, इसमें से माइनस करूंगा मैं 25, सो 45 × 30 डिवाइड बाय 90, सो इसमें से माइनस करूंगा मैं 15। सो इम्पेयर्ड वैल्यू मेरी ब्रांड्स की हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी मेरी 25, इसकी हो जाएगी 15। सो दिस विल बी माई इम्पेयर्ड वैल्यू। तो वो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, शो द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को टोटल हमारा जो लॉस है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और इम्पेयर्ड वैल्यू बुक्स में ये शो होगी, गुडविल कुछ नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आएगी, अदर नेट एसेट्स जो वैल्यू थे उसी पे शो होंगे, क्योंकि ये तो वैसे भी हम रिलायजेबल पे ही शो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ ना इन्वेंट्री के बारे में, कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस, तो वो तो वैल्यू उसी पे होती है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इन तीनों एसेट्स का हमारा जो लॉस बच रहा था 70 में से, दैट वाज 45। अब 45 को मैंने इन तीनों में प्रोरेट कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ आई विल वर्क गाइस। समझ आया सबको? ठीक है, सो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा 70,000, सिंपल, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो ये हमारा होगा इलस्ट्रेशन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3। आई होप गाइस सबको ये समझ आ गया हो। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ, ये चैप्टर यहाँ पे गाइस खत्म हो चुका है। इसके जो आगे वाले टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 है उसको तुम स्किप कर देना, इट्स अ बिग क्वेश्चन। ये पूरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, इसको मैं अभी के लिए स्किप करा रहा हूँ, ये मैं बाद में कवर कराऊंगा, क्योंकि हम अभी छोटे छोटे चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब पूरी बैलेंस शीट वगैरह हम सारा कर लेंगे तब मैं ये पार्ट तुम्हें करा दूंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है,
ये जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 5 है, इसका 1 2 3 4 5, ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये सारे तुम्हारे होमवर्क है। दीज ऑल आर योर होमवर्क, ये तुम्हें घर पे करने हैं, ठीक है, सारे घर पे करना। इसी टाइप की इलस्ट्रेशन हमने ऊपर करी हुई हैं, और जो ग्रुप मेरा है टेलीग्राम वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर किसी को किसी में डाउट हो तो वो ग्रुप में डाल देना। व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ, मैं इसकी अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है सॉल्यूशंस की, तो मैं ग्रुप में ही बना के दूंगा। मैं व्हाट्सएप यूट्यूब पे नहीं डाल रहा उसका सॉल्यूशन, मैं ग्रुप में ही दूंगा, सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी एक्टिव इन अ ग्रुप, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, फिर बाद में मुझसे पर्सनल क्वेरीज मेरे नंबर्स पे पूछते रहते हैं, विच आई कांट ऑब्वियसली हैंडल गाइस। इतना व्हाट्सएप, मेरे को दिन के 600 700 अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप आते हैं, मैं वो नहीं मैनेज कर पाता। दैट्स वाई आई हैव मेड अ ग्रुप। तो वो ग्रुप में क्वेरीज पूछे, मैं वहाँ पे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है गाइस। चलो गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।